हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 जो कि हिंदी विषय UGC नेट की तैयारी हम करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। और हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6। UGC नेट हिंदी का जो सिलेबस है वो कई यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि उसमें 10 यूनिट है टोटल और 10 9 और ये जो यूनिट है हम कर चुके हैं। एक जिसमें निबंध है, नाटक है, कहानी है, ये तीनों यूनिट जो है हम कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 6 जो है अभी हम कर रहे हैं और यूनिट 6 के अंतर्गत आपके उपन्यास आते हैं। जैसा कि इससे पीछे की वीडियो में मैंने समझाया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और सिलेबस के अंदर दिया हुआ था यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत भी कि जो उपन्यास है उसका विकास कितने चरणों में हुआ, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर। तो 3 भागों में बांटा गया है उपन्यास का। ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में सारा बता चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग उपन्यास। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6 के संदर्भ में ये आज की वीडियो है। और ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे वो TGT PGT एस्टेट हो, KVS हो, DSSS भी हो, चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी हो, जहाँ पर भी आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो आज की महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये ना सोचे कि एस्टेट के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर, यानी कि आपको मैं बताती हूँ जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो उपन्यास है उन्हें 3 पार्ट में, 3 भागों में बांटा गया है। तो एक तो प्रेमचंद को मद्देनजर रखते हुए बांटा गया है, एक तो प्रेमचंद पूर्व, ठीक है, और एक आता है प्रेमचंदोत्तर, ठीक है। ये दोनों हम करवा चुके हैं, 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ, आपने नहीं देखी है तो आप देख ले। और तीसरा आता है आपका ये वाला प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि ये तो है प्रेमचंद से पहले का और ये प्रेमचंद के समकालीन और ये प्रेमचंद के बाद जितने भी उपन्यासकार आए हैं उसी को प्रेमचंदोत्तर युग कहते हैं। तो इसमें जो है इसका जो एरिया है इस उपन्यास का, इसमें इस युग का इसमें ज़्यादा उपन्यास लिखे गए, ठीक है। इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो ज़्यादा है, ज़्यादा उपन्यास लिखे गए हैं। कुछ इसमें जो उपन्यास हैं उनको कई पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के जो उपन्यासकार हैं कुछ मनोविश्लेषणवादी हैं, कुछ मानवतावादी हैं और कुछ उपन्यासकार ऐतिहासिक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई भागों में बांटा जा सकता है और कई प्रकार के उपन्यासकार हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण जो है वही करवाऊंगी। देखो, हर पेपर के लिए ये मायने रखता है कि आप ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हैं, ये मायने रखता है कि आप क्या पढ़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ते हैं। देखो, बुक्स में बहुत सारा अनाप शनाप भी दिया हुआ होता है जो कि आपके काम का भी नहीं होता है, फिर भी पागलों की तरह आपको उसे रटना नहीं है। तो मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा था, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम ये दिए हैं, एस्टेट के भी और अन्य भी, ठीक है। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताते जाऊंगी कि जो महत्वपूर्ण है वो मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की। हम तृतीय उत्थान पर हैं, प्रथम और द्वितीय उत्थान को हम पूरा कर चुके हैं। प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है। वीडियो नंबर 3 होगी, पार्ट नंबर 3 होगा, ये मैंने थंबनेल पर लगा रखा है। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे कि जैनेंद्र के उपन्यास हम पढ़ रहे हैं तो सारे जैनेंद्र के उपन्यास, उनके प्रकाशन वर्ष, उनकी विषय वस्तु क्या है, ऐसे हम सभी उपन्यासकारों के पढ़ते चलेंगे। और साथ ही साथ इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आपके बनते हैं सीधे तौर पर, वो भी साथ साथ करते चलेंगे। तो जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। मन का विश्लेषण मतलब मनोविश्लेषणवादी, जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, जैसे आपने मनोविश्लेषण पढ़ा होगा उसमें, उस प्रकार की ये जो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं उनमें 3 हम उपन्यासकारों के नाम लेते हैं मुख्य रूप से। तो पहला जैनेंद्र है, फिर दूसरा आपका अज्ञे आता है और तीसरे नंबर पर आगे पीछे हो सकते हैं, एक है आपका अज्ञे, एक जैनेंद्र
और एक है आपका इलाचंद्र जोशी। इन तीनों को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है मुख्य रूप से, और बाकी तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अब टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो सीधे तौर पर प्रश्न यही पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन से हैं, तीनों के नाम दे देंगे, कोई एक और ऑप्शन दे देंगे, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसको माना जाता है? जैनेंद्र को। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कृतकर्ता माना जा सकता है। तो इलाचंद्र जोशी को पुरस्कर्ता माना जाता है और जो जनक है वो जैनेंद्र को माना जाता है। अब जैनेंद्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। आपको याद कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। भाई मैंने सारे उपन्यास इनके याद किए थे। हाँ, ये विषय वस्तु जो है सभी की आपको नहीं रटनी है। हाँ, इसके जो आपका उपन्यास का नाम है उसी के अंतर्गत जो है इसकी भावना निहित होती है कि उसके अंतर्गत क्या है, उस उपन्यास के अंतर्गत। अगर आप नाम का अर्थ समझते हैं, थोड़ा सा आपको पता है, तो आपको विषय वस्तु का भी अंदाजा हो जाता है, क्योंकि जो भी उपन्यास का नाम देते हैं हम, विषय वस्तु को जो मुख्य केंद्रीय भाव होता है उसी को ध्यान में रखकर ही उपन्यास का मुख्य रूप से नाम रखा जाता है। तो उपन्यास के जैनेंद्र के सबसे पहले हम उपन्यास पढ़ेंगे। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। अब जी जब मैंने HPSC अभी PGT का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे जैनेंद्र की कहानियाँ पूछी गई थी। ये इम्पोर्टेंट नेम है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, इसके आपको सभी रचनाएं याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे? परख सुनीता, सुनीता परख, तुझे त्यागपत्र देना है किसको? कल्याणी को। ठीक है, फिर आपको ऐसे याद कर लेने चार। तो फिर सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये ऐसे ही हैं नाम, लेकिन अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध किसकी रचना है? तो इसको कई बार गजानन माधव मुक्तिबोध की बता देते हैं स्टूडेंट गलती से, लेकिन ये जैनेंद्र द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसका नाम मुक्तिबोध है। ये आपको ध्यान रखना है। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद। अनाम, दशार्क, मतलब अनाम और दशार्क, ये जैनेंद्र के कुछ उपन्यास हैं और इनकी विषय वस्तु हम देखते हैं। अब परख, परख में क्या है? परख आदमी प्रेम का आदर्शीकरण, जब कोई भी किसी से प्रेम करता है तो परख के करता है, इस प्रकार से याद रखना है। सुनीता में श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास सुनीता, और इसके अक्सर पात्र भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है सुनीता किस उपन्यास का पात्र है या हरिप्रसन्न। तो तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों सुनीता नामक उपन्यास के पात्र हैं। सुनीता एक तो खुद ही है, एक श्रीकांत और एक हरिप्रसन्न। इनके मन के जो भाव हैं उनका विश्लेषण किया गया है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी हैं। ठीक है। त्यागपत्र, स्त्री के विद्रोह व्यक्तित्व का चित्रण। देखो, त्यागपत्र कोई भी स्त्री कब देगी? स्त्री के विद्रोह, यानी कि जब उसका शोषण हो रहा होगा तो वो विद्रोह करेगी, तो विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है इसमें, जैसा कि नाम से सीधा पता चल रहा है। कल्याणी, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। सुखदा, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। मतलब सुखदा क्या है? इस उपन्यास की नायिका ही है, उसका नाम है सुखदा, उसके मनोभावों का विश्लेषण है। विवर्त, भुवन मोहिनी एवं जितेन के प्रेम कथा का चित्रण है। इसके ये दो पात्र हैं, साथ साथ आपको इसके पात्र भी याद हो जाएंगे क्योंकि पात्र भी पेपर में पूछे जाते हैं। और जयवर्धन में क्या है? व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है। देखो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रटना है। मैंने भी एक बार इनकी रीडिंग ली थी और ज़्यादा ये सभी की विषय वस्तु तो नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है। अब जैनेंद्र के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। देखो, मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है जैनेंद्र द्वारा रचित, इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है? काम, पीड़ा, काम, पीड़ा एवं अहंकार का समर्पण है। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। इलाचंद्र जोशी, अब ये बात तो होगी जैनेंद्र कुमार की।
अब दूसरे नंबर पर बात आती है, इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इलाचंद्र जोशी के। देखो, आपको सारी चीज़ें एक ही साथ मिल रही हैं, आपको उपन्यास भी एक साथ मिल रही हैं, उनके प्रकाशन वर्ष भी हैं और उनकी विषय वस्तु भी एक साथ आपको मिल रही हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इलाचंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास है घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, ठीक है, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज के पंछी, ठीक है, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेसी। तो ज़्यादा आपको अगर सारी भी आप नहीं रट पाते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये उपन्यास किसका है। तो इलाचंद्र जोशी का सबसे पहला उपन्यास है घृणामयी, ठीक है, घृणामयी। घृणामयी 1929 में प्रकाशित हुआ। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण में लज्जा शीर्षक से, भाई ये 1950 में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो आपको उपन्यास याद कर लेने हैं और जिसकी विषय वस्तु इम्पोर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगी, आपको ध्यान रखनी है। तो घृणामयी सन्यासी है, ठीक है, और उसके साथ कौन है, एक पर्दे की रानी है, और पर्दे के पीछे अक्सर हमें प्रेम और छाया, मतलब पर्दे का आप प्रेम लगा लो चाहे छाया लगा लो। निर्वासित मतलब सन्यासी क्या होते हैं, निर्वासित, घर को छोड़ देते हैं, मुक्ति पथ पर चल पड़ते हैं। सुबह के भूले हुए, जिप्सी, जहाज के पंछी की तरह होते हैं जो निर्वासित होते हैं, ये मैंने ऐसे ही ध्यान में रख रखा था। ऋतु चक्र की तरह घूमते रहते हैं, भूत का भविष्य, कवि की प्रेसी। तो ठीक है, इस तरीके से आपको इनके याद रखने हैं। देखो, एक अपनी ट्रिक तो कोई ना कोई बनानी पड़ेगी। मैंने सीधे तौर पर याद रखे थे, घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी। इस तरीके से मैंने ये सारे रट रखे थे भाई, सच बता रही हूँ, ठीक है। तो घृणामयी में ये बता दिया। सन्यासी में क्या है, सन्यासी जो उपन्यास है याद रखना, इसका पात्र भी दिया हुआ है, नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण है, ठीक है। पर्दे की रानी मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। तो ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, विषय वस्तु फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और निर्वासित, निर्वासित मतलब निर्वास, जो घर से निकल जाते हैं, महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है, तो ये भी इसके दोनों पात्र हैं। और प्रेम और छाया में पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण है। जिसके अक्षर पात्र पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ से पात्र पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने सुनीता वाला आपको बताया, उसमें से पूछा जाता है। जिप्सी, जहाज के पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेसी। चार चार करके आप इस प्रकार से याद कर ले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेसी। इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तीसरा नेम आता है इसी के संदर्भ में आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, ये भी मुझसे HPSC PGT इंटरव्यू के दौरान इसका पूरा नाम पूछा गया था। तो ये एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अभी तक जो मैंने तीनों नाम आपको बताए, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे, ये तीनों ही मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो अज्ञे ने जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे नाम दिया। देखो, अज्ञे नाम किसने दिया, किसने दिया, जैनेन्द्र ने दिया। अज्ञे की प्रमुख औपन्यासिक कृतियां कौन कौन सी हैं, इनकी तीनों आपको याद रखनी है, जैनेन्द्र की भी और ये अज्ञे की भी। सारे महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर आपके यूनिट नंबर 6 में जो आपका UGC नेट का सिलेबस है उसकी इकाई नंबर 6 में सीधे तौर पर इनके उपन्यास दिए गए हैं। तो ये मैं आपको डिटेल से भी पढ़ाऊंगी और यहाँ से भी हम देख लेते हैं। थोड़ा डिटेल नहीं भी कर पाते हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। शेखर एक जीवनी, इम्पोर्टेंट है ये। और आपने MA में भी पढ़ा होगा, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और भाग 2 1944। यानी कि शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है जो कि अज्ञे द्वारा रचित है और 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1940 में और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। इसके पात्र कौन कौन से हैं, शेखर, ठीक है, शेखर एक जीवनी,
नायक शेखर के कैशोर्य का किशोर से कैशोर्य बना है का विश्लेषण है और शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। शेखर और दूसरा शायद शशि है इसकी जो स्त्री पात्र है वो, तो याद रखना है शेखर एक जीवनी 1940 और 1944 दो भागों में प्रकाशित हुआ। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप याद रख लेना। और नदी के द्वीप ये भी इम्पोर्टेंट है, 1951 में प्रकाशित हुआ। इसमें रेखा भुवन और गौरी की प्रेम कथा है, ये आपको याद रखना है। तीनों जो नदी के द्वीप हैं इनके पात्र भी पूछे जाते हैं कि रेखा भुवन एम गौरी ये किस उसके पात्र हैं उपन्यास के, तो नदी के द्वीप नामक उपन्यास के पात्र हैं। और अपने अपने अजनबी ये 1961 में प्रकाशित हुआ और इसमें मृत्यु से साक्षात्कार मतलब उपन्यास में करवाया गया है, अपने अपने अजनबी, ठीक है। आगे के अनुसार शेखर की खोज अंतोतगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। आगे के अनुसार जो शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है उसके अंदर शेखर क्या करता है कि खोज स्वतंत्रता की खोज करता है, ये ठीक है। ये उसी उपन्यास के संदर्भ में ये बात कही आगे ने। और शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोला की पुस्तक जियो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है, ये आप याद करें तो कर सकते हैं। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आलोचक जो भी आलोचक हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उन्होंने शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की है। मतलब आलोचकों ने इस उपन्यास को क्या कहा है, प्रकाशमान पुच्छल तारा। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रकाशमान पुच्छल तारा कौन से उपन्यास को कहा गया है, तो वो शेखर एक जीवनी को कहा गया है। नेक्स्ट नाम आता है डॉक्टर देवराज। तो डॉक्टर देवराज के जो हैं ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे उपन्यासकार हैं, मुख्य रूप से 3 ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार आते हैं, वो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तीनों की रचनाएं आपको याद करनी है। जो डॉक्टर देवराज हैं इनकी सिर्फ आप उपन्यास याद कर लें तो भी चल जाएंगे, लेकिन पूछा भी नहीं गया, लेकिन फिर भी देखो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको करना ही करना है। डॉक्टर है तो पथ की खोज करता है, ये बहुत ही आसान है, मैं इसे कभी नहीं बोलती, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से याद किया था कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं, खोज करते हैं नई नई, जैसे कोई बीमारी आ जाती है, इस बीमारी कौन से रास्ते से आई, इस तरीके से आप कर सकते हैं, पथ मीन्स रास्ता। तो डॉक्टर जो है पथ की खोज करते हैं, मतलब ये पथ है, रास्ता है, इसकी खोज करते हैं, इसके बाहर भी इसके भीतर भी, और बाहर और भीतर क्या है, रोड़े और पत्थर हैं, ये सब खोज करके किस में लिखता है वो, अजय की डायरी। ये जो उपन्यास है ये महत्वपूर्ण है, अजय की डायरी। तो ये पूछा जाता है ये किसने लिखी, अजय की डायरी। ये डायरी शैली में लिखा हुआ एक उपन्यास है और डॉक्टर देवराज ने लिखा है। मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, ठीक है, और दूसरा सत्र, ये सारे किसके हैं, डॉक्टर देवराज के। डॉक्टर देवराज के मैंने आपको बताया पथ की खोज बाहर और भीतर करता है, इसमें रोड़े और पत्थर मिलते हैं, ठीक है। और फिर अजय की डायरी में सब कुछ लिख देते हैं, तो बाहर और भीतर कौन कौन मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे और आप मिलोगे, ठीक है, ऐसे ही। और दोहरी आग की लपटें, मतलब दोहरी मतलब एक इधर भी और एक इधर भी, और दूसरा सूत्र मतलब एक इधर सूत्र और एक इधर सूत्र। तो इस तरीके से मैंने दिमाग में एक पिक्चर से बना रखी थी और ये मुझे हमेशा याद रहे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, मेरी ट्रिक कैसी लग रही है पढ़ाने की, तो आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो पथ की खोज में प्रेम और विवाह के नैतिकता का प्रश्न है। भाई पथ की खोज ये आसान है, आप देख लेना, ठीक है। और इनके इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते हैं, एक बार आप ये पढ़ लेना। सभी की विषय वस्तु आप नहीं पढ़ सकते हैं, मुख्य रूप से विषय वस्तु हम उसी की पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर उपन्यास हमारे यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, उनकी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला उपन्यास आता है विष्णु प्रभाकर का नाम आता है। अभी तक हमने 4 उपन्यासकार पढ़े हैं, पहला हमने जैनेन्द्र पढ़ा, फिर उसके बाद इलाचंद्र जोशी पढ़ा, और फिर इला चंद्र जोशी पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने अज्ञे
और अज्ञे के बाद डॉक्टर देवराज। तो ये चारों तो क्या थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, चारों के नाम। अब आ गया है अगला, मानवतावादी उपन्यासकार। तो कई बार पूछ लेते हैं विष्णु प्रभाकर किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो ये मानवतावादी उपन्यासकार हैं। और अगर विष्णु प्रभाकर के किसी उपन्यास को लेकर कोई विषय वस्तु पूछी जाती है और मान लो आपको पता है कि विष्णु प्रभाकर किस प्रकार के उपन्यास हैं कार हैं, तो मानवतावादी उपन्यास, तो मानवता को मद्देनजर रखते हुए आप उसकी विषय वस्तु को पढ़कर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विष्णु प्रभाकर के कौन कौन से उपन्यास हैं, ढलती रात, तट के बंधन, ये आप करें तो कर लें, नहीं तो यहाँ से मैंने कहे थे तट के बंधन, सोपनमयी, अर्धनारीश्वर, संकल्प, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। और तट के बंधन अक्सर पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि ये किसका उपन्यास है। तट के बंधन प्रेम एवं विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। अधिकतर उपन्यासकार जो हैं उनके विषय वस्तु आपको एक जैसे ही लगेंगे। और अर्धनारीश्वर में क्या है, स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है। और ठीक है, इस तरीके से आप विष्णु प्रभाकर के याद कर लेना, थोड़े से हैं। और अगला नाम आता है उदय शंकर भट्ट। अब विष्णु प्रभाकर भी मानवतावादी थे और उदय शंकर भट्ट भी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। उदय शंकर भट्ट, नए मोड़, सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण, मतलब एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर नारी की क्या व्यवस्था होती है उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। 1954 में प्रकाशित है। उदय शंकर भट्ट के हम पढ़ रहे हैं। और उदय शंकर भट्ट के सबसे इम्पोर्टेंट जो उपन्यास है वो ये है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, सागर, लहरें और मनुष्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का, और इसकी विषय वस्तु भी पूछी जाती है पेपर में। तो बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। सागर, लहरें और मनुष्य, ये थोड़ा सा आंचलिक उपन्यास में भी आ जाता है। और इसमें कहाँ का चित्रण किया गया है, बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया गया है। किसमें, अब आपको पता है मछुआरे हैं तो मछली पकड़ेंगे, मछली किस में पकड़ेंगे, सागर में ही पकड़ेंगे। कौन पकड़ेगा, मनुष्य पकड़ेगा। तो ये याद रखना है, उदय शंकर भट्ट का है सागर, लहरें और मनुष्य। इनके ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अगला लोक परलोक, शेष अशेष, ये भी उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। लोक और परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का ग्रामीण जीवन के। तो उदय शंकर भट्ट का ज़्यादातर नाम आंचलिक उपन्यासकारों में भी लिया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी रचनाओं से पता चल रहा है। अगला आता है भगवती चरण वर्मा। अब मैंने आपको मानवतावादी उपन्यासकार बताए, कौन कौन से बताए, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे उदय शंकर भट्ट, और पीछे जो बताया था अभी मैंने एक दो नाम आपको और बताए थे, याद रखना है, विष्णु प्रभाकर, और ये विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, ये जो तीनों नाम थे। और ये थे आपके मानवतावादी उपन्यासकार। अगला आता है भगवती चरण वर्मा। इनके जो उपन्यास है वो व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। भक्तिवादी एवं नियतिवादी, देखो भगवान जो है वो नियति पर ही विश्वास रखते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना है। तो नियतिवादी उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास भी याद करने में मज़े आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं इसकी आपको बताने वाली हूँ, तो इसीलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। देखो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ट्रिक बताई थी इसकी, ये मुझे याद नहीं हो रहे थे क्योंकि इतने सारे उपन्यास याद कर करके जब मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था, तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी इसकी ट्रिक कि पतन हुआ चित्रलेखा का कितने साल में, 3 साल में। मतलब पतन हुआ, चित्रलेखा एक लड़की है या औरत है, कुछ भी आप लगा लें, 3 वर्ष के अंदर उसका पतन हुआ। पतन होने के बाद वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने लगी, और उसने सोचा कि पतन से निकलने के लिए एक बार फिर से आखिरी दाव लगाती हूँ। और उसने भूले बिसरे चित्र, मतलब अपने खिलौने, सब कुछ दाव पर लगा दिए, लेकिन वह फिर नहीं आई। मतलब फिर वापस आखिरी दाव खेलने के बाद वह फिर कभी भी वापस नहीं आई, ठीक है। सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, उसने रेखा खींच दी कि सच्ची सीधी बात, ठीक है। सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव,
उसने एक रेखा खींच दी और अपना पूरा सामर्थ्य और सीमा लगा दी उसने, और यही कहा कि यही सीधी बात है भाई, अब तो पतन निश्चित है। सभी नचावत राम गोसाई कह रहे कि मुझे तो सभी नचाते हैं, मतलब सभी परेशान करते हैं। ये प्रश्न और मरीचिका उसके मन में ही रह गई। मतलब चित्रलेखा को आपको ध्यान में रखकर ये सारी याद कर लेनी है, और ये ट्रिक बताई है मैंने। ठीक है, चित्रलेखा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है इसका, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, और एक टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा। भाई इसके काफ़ी उपन्यास है, 3 वर्ष वाला भी महत्वपूर्ण है, तो चित्रलेखा वाला आपको जरूर याद कर लेना है। ये पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का इसमें चित्रण किया गया है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते गांधीवादी साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया है। मतलब जो गांधीवादी विचारधारा है, जो साम्यवाद है और जो आतंकवाद है, इन तीनों को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया है। याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। और चित्रलेखा भी महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, और प्रश्न ये और देख लेना, सभी नचावत राम गोसाई 1970 में प्रकाशित हुआ। सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का वर्णन है इसमें। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। ठीक है, मतलब भगवती चरण वर्मा का जो चित्रलेखा उपन्यास है उसके ऊपर एक फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास, अनातोले का कौन सा उपन्यास, थाया का प्रभाव दिखाई देता है। अब अगला नाम आता है उपेंद्र नाथ अस्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, लेकिन पेपर में नहीं पूछते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थरल पत्थर। ये अगर आप करें तो कर लें, अगर नहीं तो इतना कोई खास इनके उपन्यास नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट यहीं से दूसरा, उपेंद्र नाथ अस्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा। अगला जो उपन्यासकार आता है, लक्ष्मी सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला नाम आता है लक्ष्मी नारायण लाल का। ये देखते हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकार है लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये भी आप करें तो लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये दो नाम आप सुनेंगे, और दोनों के नाम जो है नाटक में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ से आप लिखें, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, लेकिन हाँ आगे जो उपन्यास हैं ये महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हम पढ़ेंगे, और वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। और वृंदावन लाल वर्मा के इस सारे जो उपन्यास है ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं, ये ध्यान रखना है। और वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास, आप ये मत सोचना कि मैम ने ये छुड़वा दिया, क्योंकि इसका नहीं पूछा जाता है इतना प्रश्न, क्योंकि नाटक में जो लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र, एक ही नाम से दो राइटर हैं, एक में लाल है एक में मिश्र है, तो इनका नाटक में ज़्यादा योगदान है, वहाँ से प्रश्न इनके बारे में पूछे जाते हैं। ऐसे अनाप शनाप हम सारा नहीं पढ़ेंगे। तो वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद, ठीक है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके जो उपन्यास हैं उनमें सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। और वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। इनके प्रारंभिक उपन्यास कौन कौन से हैं, इनके नीचे देख लेते हैं। ये तो इनके प्रारंभिक उपन्यास है, संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद। ये ना करें आप, ये 3-4 इसके इम्पोर्टेंट है, चारों आप याद कर लें। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। मतलब वृंदावन लाल वर्मा के जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं वो बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। तो कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं। गढ़ कुठार और विराटा की पद्मनी, मृगनयनी,
1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5, 6, 7 ऐसे ही है। आगे पीछे नहीं कर सकते, प्रकाशन वर्ष साथ में दिए गए हैं। गढ़ कुडार और कुंडार और विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे काटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। आपको याद कैसे रखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा जो है एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और इतिहास में विराटा की पद्मिनी का नाम आता है, झांसी की रानी का आता है, रामगढ़ की रानी का आता है, महारानी दुर्गावती का नाम भी इतिहास में सुनते हैं, अहिल्याबाई का भी सुनते हैं, माधवजी सिंधिया का भी इतिहास में नाम है और देवगढ़ की मुस्कान। तो इस प्रकार से आपके याद हो जाएंगे। जो विराटा की पद्मिनी है आप ऐसे याद कर लें, एक गढ़ है जिसमें विराटा की पद्मिनी रहती है, मृगनयनी है, टूटे काटे, अहिल्याबाई, इस प्रकार से याद रख लें। और फिर ये मैंने आपको बता दिए, इस प्रकार से आपको ध्यान रह जाएंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी इनके भी महत्वपूर्ण हैं। और इनके जो उपन्यास है वो कौन कौन से हैं राहुल सांकृत्यायन के, इनके उपन्यास देख लेते हैं। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वपन। तो सिंह सेनापति वाले में इसकी विषय वस्तु देख लेना, वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। जीने के लिए 1940 में प्रकाशित भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण। ये मैं आपके जो महत्वपूर्ण है वही आपको बता रही हूँ। विस्मृत यात्री, तो ये बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। देखो ये याद रखना है, जीने के लिए ये उपन्यास जो है हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। सन 1961 में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों की उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। आप ये करें तो कर लें, अदरवाइज कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब आता है चतुरसेन शास्त्री, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो मैंने याद किए थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। चतुरसेन शास्त्री की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षाम, सोमनाथ। पहले आपको इनकी रचनाएं याद करनी है। गोली, सोना और खून, ये इनके उपन्यास हैं। आपको प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आपको सभी अच्छे से नोट्स बना लेनी है। तो वैशाली नाम हम लगभग आपने अगर महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो वैशाली में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराट का चित्रण किया गया है। ठीक है। वयम रक्षाम में क्या है? और आर्य अनार्य, देव दानव आदि संस्कृतियों का समन्वय की कथा दिखाई गई है। सोमनाथ में शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण किया गया है। ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट इनके उपन्यास आपको जरूर कर लेना क्योंकि एक नंबर में कई बार सीधा पूछ लेते कि ये रचना किसकी है। अब अगला नाम आता है रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली रचना है रांगे राघव की, और जो कि परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। परिसर मतलब विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घरौंदा। रांगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की। एक तो जीवनी परक उपन्यास लिखे, दूसरा ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास लिखे। ठीक है। तो इनका ग्रामीण से, और तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, तीसरा ऐतिहासिक। और इम्पोर्टेंट है रांगे राघव के, आपको याद करने हैं जरूर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीवनी परख, देख लो पहले तो। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, और लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लखीमा की आंखें। तो ये इतने नहीं है लेकिन आप कर लेना इन्हें। हाँ, ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास ये इनके थोड़े से महत्वपूर्ण है। सीधा सादा रास्ता, भगवती चरण वर्मा का था टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये आपको ध्यान रखना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था। और सीधा सादा रास्ता ये किसका है? आपका, ये अभी जो आप नाम पढ़ रहे हैं रांगे राघव का।
कह रहा है कि सीधा साधा रास्ता कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। देखो ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास का ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास इनका ये है मुर्दों का टीला। तो इसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि मुर्दों का टीला ये उपन्यास किसका है। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है इसका मतलब ही मुर्दों का टीलों पर, ये टीलों पर बसा हुआ था, और मोहनजोदड़ो का अर्थ ही मुर्दों का टीला होता है। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो पता भी होगा। तो ध्यान रखना है, ये उपन्यास हैं किसके, रांगे राघव के। मुर्दों का टीला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। प्रतिदान महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। और अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, रहा न रुकी, ये आप देख लेना। अगर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट मुर्दों का टीला है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और एक मैंने ये सारे याद किए थे बस, और मैंने इसमें से कुछ भी याद नहीं किया था। रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास, जरायम पेशा करनट, नट जाति करनट, मतलब जो नट नहीं होते, ये नट जो मतलब ये नुक्कड़ पर इन पर नाटक करते हैं। तो कब तक पुकारूं, ये इसकी विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। इस उपन्यास का ये भी पूछ लेते हैं कि रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जो है नटों के कर नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। मतलब नट और नटियों के जो जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो कब तक पुकारूं ये उपन्यास है। ठीक है, अगला आता है, भाई उपन्यास बहुत हैं लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, फिर मैं इसका एक पार्ट और डाल दूंगी। रांगे राघव का विषाद मठ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बंगाल के अकाल पर आधारित है। विषाद मठ जो है बंगाल के अकाल पर आधारित है। अब अगला नाम आता है अमृतलाल नागर। इसके भी मैंने सारे उपन्यास याद किए थे। ज़्यादातर रचनाएं जब हम याद कर लेते हैं तो यूजीसी नेट के अंदर कुछ आपको आरोही अवरोही क्रम में लगाने आते हैं, कुछ मैच करने आते हैं, तो पेपर बहुत ही आसान सा लगने लगता है जब आपके रचनाओं के नाम सुने हुए होते हैं। तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो महाकाल में भी बंगाल के अकाल की त्रस्ती का चित्रण है, जैसे कि अभी आपने विषाद मठ पढ़ा था रांगे राघव का, इसके अंतर्गत भी बंगाल के अकाल पर आधारित है। और ये जो है महाकाल, तो अकाल मतलब ये भी बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। सेठ बांके, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, ये आपको याद कर लेने हैं। 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमी सारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा महत्वपूर्ण है। इनके सारे उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। खंजर नैन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियाँ, ये सारे के सारे मैंने इनकी रचनाएं याद की थी। आपको थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ, और भी थोड़ा छोटा, तो इसके काफ़ी ज़्यादा हैं और सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो मानस का हंस जो है ये किसके द्वारा रचित रचना है, अमृतलाल नागर के द्वारा। और इसमें ये किसके जीवन पर आधारित है, ये तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है खंजर नैन, ये 1981 में प्रकाशित हुआ और सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। यहाँ से जो है ये दोनों पूछे जाते हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से जब 2 प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं तो इसके और भी जो उपन्यास है वो सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप इनको सभी को याद जरूर कर लेना, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया है ये जरूर कर लेना। अब आता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास ज़्यादा नहीं हैं, 3-4 ही उपन्यास हैं, लेकिन तीनों चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपके जो सिलेबस दिया गया है उसमें भी सीधे तौर पर इनका उपन्यास दिया गया है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा। इनकी तो आप सन भी याद कर लेना, 1946 में प्रकाशित हुआ। चारूचंद्र, पुनर्वा और अनाम दास का पौधा, ये इनकी 4 उपन्यास हैं। ठीक है, 4 उपन्यास है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट, इसका भाई ये भी पूछा जाता है, निपुणिका किस उपन्यास की पात्र है, ये पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन है? बाण भट्ट, निपुणिका और न्यूनिया। न्यूनिया नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। इनके पात्र आप जरूर याद कर लेना, इसके सब कुछ याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट की आत्मकथा, वैसे हम पढ़ाएंगे इसे। तो 1946 में प्रकाशित हुआ। बाण भट्ट, निपुणिका और न्यूनिया प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। इन तीनों को आधार बनाकर ये लिखा गया है। बाण भट्ट, निपुणिका और न्यूनिया, ये तीनों बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। नेक्स्ट आता है चारूचंद्र, तो 1963 में प्रकाशित हुआ। और राजा सातवाहन और चंद्रलेखा, ये 2 इसके पात्र हैं, राजा सातवाहन और चंद्रलेखा। तो 12वीं से 13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। वैसे इसमें ये पूछ लेते हैं कि रचना किसकी है, तो चारूचंद्रलेख मतलब चंद्रलेखा, ये इसकी पात्र है। और पुनर्वा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम, ये 2 इनको आधार बनाकर ये उपन्यास लिखा गया है। वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का इसमें चित्रण किया गया है। एक अनाम दास का पौधा और रह गया होगा, इनके 4 महत्वपूर्ण हैं, ये देखिए ये रहा। और अनाम दास का पौधा ये महत्वपूर्ण है। अनाम दास का पौधा 1976 में प्रकाशित हुआ। और छांदोग्य एवं वृहदारण्यक, ये उस पर आधारित है। और औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। ये याद रखना कि 4 उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्रलेख, पुनर्वा और अनाम दास का पौधा। ठीक है, अब ये जो नाम है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। कृष्ण चंद्र शर्मा नहीं पढ़ेंगे और शिव प्रसाद मिश्र। अब आता है आगे शिव प्रसाद सिंह, इनके सारे उपन्यास जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो ये हम इससे आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे शिव प्रसाद सिंह के बाद से। और काफ़ी हैं इसमें अभी जो महत्वपूर्ण उपन्यास मुझे करवाने हैं। तो प्रेमचंदोत्तर युग के जो उपन्यासकार हैं उनके लगभग 2 या 3 वीडियो बनेंगे, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ बता रहे हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है और उपन्यासकार कम ही हमने अभी तक कवर किए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप सपोर्ट करें ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।